चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी बिहार शिक्षक बहाली के लिए आधुनिक भारत का इतिहास अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट किया हूं, जिस क्रम में मैं कल 1857 ईस्वी क्रांति पढ़ाया था। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लेकर आया हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 1857 ईस्वी क्रांति जब हो गई और पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों का विरोध हुआ, अंग्रेज एक तरीके से ये भी मान लिए कि हम अब भारत से भाग ही गए होते, यहाँ की नदियां हमको उखाड़ के फेंक दी होती अगर हमारे पास गोरखा रेजिमेंट और सिंधिया जैसे राजघराने हमारे समर्थन में नहीं उतरे होते। ये लोग बांध के तरीके से काम किए। फिर ही मन में तो डर पैदा हो गया कि ऐसा अगर आंदोलन हो गया दोबारा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दूसरा चीज, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग तटस्थ रहा था। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिजीवी वर्ग तटस्थ रहा था, पूरा भारत शामिल नहीं हुआ था। अंग्रेज अधिकारी समझ चुके थे कि अगर बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हो जाए तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आगे के हम लोग स्टेप को समझते हैं। 1858 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ अपना एक पूरा चार्टर एक्ट अधिनियम लिख के भेजती हैं। उस अधिनियम में उद्घोषणा करती हैं इलाहाबाद में, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने ये उद्घोषणा पढ़ा कि आज से भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन समाप्त करके अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी का शासन होगा। मतलब बस अंतर यही हुआ कि लूटने वाले बदल गए। अब कंपनी लूट रही थी, अब बड़े बड़े राजा लूटेंगे। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को अभी भी बुद्धि उन लोगों का नहीं खुल रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग ये बोले कि भाई हमको कम से कम आईसीएस का एग्जाम में शामिल कराया जाए। और आईसीएस के एग्जाम में जैसे ही उनको 1860 में अलाउ किया गया कि भारत के लोग भी आईसीएस के एग्जाम बैठेंगे, तब जाकर के 1864 ईस्वी में पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस बने। उसके बाद से आईसीएस बनने का जो क्रम था वो बढ़ता ही गया और आने वाले समय में बहुत सारे आईसीएस ऑफिसर भारत के बने और नौकरी किए या नौकरी से छोड़ के बाहर बैठ गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करना स्टार्ट किया। ध्यान समझिएगा, जैसे आज भी आप लोग आईसीएस का एग्जाम दोगे, पूरा जीके जीएस पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, तो भारत की नीतियां आपको पता चलेंगी कि भारत की नीति कैसे काम कर रही है। अगर आप नहीं पढ़े, मान लीजिए कि आप बीएससी किए, एमएससी किए, बहुत सारे शिक्षक इसमें होंगे जो बीएससी एमएससी बीएड वगैरह करके बैठे होंगे और जब इतिहास पढ़ रहे होंगे, भूगोल पढ़ रहे होंगे, तो उनको एक अलग ही मजा आ रहा होगा कि जबरदस्त तरीका से ये है भाई, हम तो पढ़े ही नहीं थे। और जब पढ़ेंगे तो अपने देश का इतिहास समझेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। उसी तरीके से जब आईसीएस के एग्जाम में बैठे लोग, तो सभी देशों के बारे में, विश्व के बारे में सारा नॉलेज जब इनको हुआ, तब पता चला कि कहीं ना कहीं ये तो हमारे देश का शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और ये लोग अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना स्टार्ट कर दिए। और उसी समय दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिख देते हैं और उस पुस्तक के माध्यम से धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन कर देते हैं। जैसे ही धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन होता है तो भारतीय जनता इसके बारे में जान जाती है किस प्रकार से भारत का धन कहां लेके जाया जा रहा है, ब्रिटेन लेके जाया जा रहा है। अंग्रेजों को लगा कि अब दिक्कत होगा। जो विद्रोह हुआ था केवल और केवल किसान, अनपढ़ लोग, जनजातीय लोग और कुछ राजा अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह किए थे, वो था 1857 क्रांति। अगर ये बुद्धिजीवी जो आईसीएस क्वालिफाई करके छोड़ के नौकरी बैठा हुआ है, ये विद्रोह में उतर गया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी बीच एंट्री होती है एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम की। ए.ओ. ह्यूम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ए.ओ. ह्यूम 1846 ईस्वी में भारत में आईसीएस ऑफिसर बन के आते हैं और उनकी पोस्टिंग होती है 1848 में, और पोस्टिंग होती है उनकी यूपी के इटावा जिले में। यूपी के इटावा जिले में 1857 की जब क्रांति हो रही थी, उस समय वो यूपी के इटावा जिले के ही कलेक्टर थे। कहा था कि इनको चारों तरफ से घेर लिया गया, इनकी फैमिली को। जैसे इनको पता चला कि जब तो मारे जाएंगे हम, तो साड़ी पहन करके एक देहाती महिला का रूप धारण करके वो किसी तरह जान बचा के भाग गए। जान बचा के भाग तो गए, आंदोलन भी समाप्त हो गया, लेकिन उनको बेसिक समझ आ गया था कि भारत पे अब राज करना अगर है तो बुद्धिजीवी लोगों को साथ में रखो, नहीं तो हम राज नहीं कर पाएंगे। और यहीं ए.ओ. ह्यूम
कहा होता है कुछ भारतीयों के समर्थन में भी थे। क्यों? इसलिए कि इटावा में यूनिवर्सिटी खोले थे, इटावा में बहुत सारे विद्यालय खोले थे, महिलाओं के लिए भी विद्यालय खोले थे, तो उनको माना जाता था कि भारतीयों के फेवर में है। और उनका दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इन लोगों से बहुत अच्छा बनता था। जब ये 1883 ईस्वी में रिटायर होते हैं तो कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। और जब कांग्रेस की स्थापना इनके दिमाग की उपज थी तो ये गए और लॉर्ड डफरिन से मिले, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, और उनसे मिलकर ये कहा कि आप जितने भी भारत में पार्टियां बन रही हैं आप उसको बैन कर दे रहे हैं किसी न किसी कारण, इस कांग्रेस को बैन मत कीजिएगा। इसलिए कि जहां तक मैंने भारत की सेवा की है, मैंने भारत में नौकरी की है, खुफिया माध्यमों से हमको पता चला है कि भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है और उनका नेतृत्व ये बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे। और जब अगर बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे तो 1857 का समय नहीं है कि हम लोग क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। डफरिन बोला कि हम मतलब आपके साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी बनाइए, बुद्धिजीवी वर्ग को साथ में लीजिए। अब देखिए आते हैं हम लोग, बैकग्राउंड तो हम लोग क्लियर हो गया, भूमिका समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी सभी लोगों से मिले और मिलने के बाद ये कहे कि हम लोग एक पार्टी बनाए जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम होगा? इंडियन नेशनल फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा। और जगह निर्धारित किया गया कि हम अगली साल अर्थात 1885 ईस्वी में पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करेंगे। ये उद्घोषणा हो गई, लेकिन पूना में क्या हो गया? प्लेग फैल गया। और प्लेग फैलने के कारण, प्लेग और अकाल के कारण इस मीटिंग को शिफ्ट करना पड़ा मुंबई में। 27 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जिनमें संख्या थी 72 लोग इकट्ठा हुए और ये लोग बैठ करके भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी। कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी बोले कि भारतीय राष्ट्रीय संघ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या नाम दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया जाए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने सुझाव दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। चलिए देखते हैं कब हो गई भाई। यह स्थापना हो गई 27 दिसंबर 1885। कहां पे हुई थी? मुंबई में। मुंबई में कहां पे? तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कितने लोग इकट्ठा हुए थे? पहली मीटिंग में 72 लोग। कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 72 लोग। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछा गया क्वेश्चन है, जितना लिख रहे हैं सब पूछा गया है। नोट्स पीडीएफ में जाएगा, लेकिन साथ में आप नोट्स बनाते रहिए तो बेहतर होगा। इसलिए कि पीडीएफ में जो नोट्स जाएगा वो हो सकता है कि हम उसमें कम बताए हों, और यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए, उसके बाद से उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए और उसी में ए.ओ. ह्यूम को क्या बना दिया गया? सेक्रेटरी बनाया गया। सेक्रेटरी, सचिव बनाया गया। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस के सचिव बन जाते हैं कौन? ए.ओ. ह्यूम। अब यहां पे एक कंसेप्ट और आता है, यहां तो हो गया। एक कंसेप्ट एक और आता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? ए.ओ. ह्यूम की। डफरिन समर्थन में आ गया। क्यों? इसलिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना हो जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ए.ओ. ह्यूम या ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज की, जबकि ये लाला लाजपत राय बोले थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज किया, जबकि कांग्रेस ने तड़ी चालक के रूप में यूज कर लिया। अब ये कंसेप्ट क्या समझिए। कुकर देखे आप लोग, कुकर, ये कुकर हो गया, ऊपर ये ढक्कन हो गया। ठीक है, यहां पे क्या होता है? सीटी होता है, सीटी लगा होता है। यहां पे एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है जो रबड़ का होता है। रबड़ का क्या होता है? सेफ्टी वाल्व लगा होता है ना कुकर में। ठीक है, अब देखिए, जब आप इसको गैस पे रखते हो, जब इसको क्या करते हो? गैस पे रखते हो। कंसेप्ट समझिएगा। तो यहां से गैस के बुलबुले निकलते हैं ना, पूरा गैस का बुलबुला। और जब एक लिमिट आता है तो ये
सीटी ऊपर उठ जाती है और ये गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये सीटी नहीं निकली और फंस गई तो चूंकि कुकर न फट जाए इसके लिए रबड़ का सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है कि रबड़ का सेफ्टी वाल्व फट जाए लेकिन कुकर बच जाए। ये क्या कंसेप्ट था, कुकर हो गया हमारा देश भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य। ये जो सीटी है वो हो गए अंग्रेज के अधिकारी, सेफ्टी वाल्व हो गए कांग्रेस। इन लोगों को भय था कि ये हमारा जो प्यारा भारत है, प्यारा भारत है, कहीं केरला में, कहीं तमिलनाडु में, मद्रास में, गुजरात में, मुंबई में, बंगाल में, उड़ीसा में, अलग अलग जगह पे जब आंदोलन होता है तो हर जगह हमारी बस की बात नहीं है पहुंच पाना। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ दिल्ली हम बैठे हुए हैं और विद्रोह अलग अलग जगह पे होगा तो हमको सेना भेजना आसान इतना नहीं है और सबकी बात को हम समझ भी नहीं पाते हैं और इस तरीके से आंदोलन हो जाता है। नहीं तो मंगल पांडे की छोटी सी बात को हम मान लेते, चर्बी वाला कारतूस हटा देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन वहां के अधिकारी अपने लेवल पर रख लिए और दबा दिए और भुगतना पड़ा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, एक ऐसी संस्था बना दो जो संस्था इनके बीच से निकला हो और इनका अपना संस्था हो, मतलब इन लोगों को लगे कि ये हमारा संस्था है। कांग्रेस इनके बीच से निकली थी, उसमें मद्रास से भी लोग थे, तमिलनाडु से लोग थे, चेन्नई से लोग थे, हर जगह से लोग थे, बिहार से, बंगाल से, मुंबई से, हर जगह से लोग थे। और ये लोग इनके अपने थे। अगर इनको कोई समस्या होती है तो ये किससे बोलेंगे, कांग्रेस से बोलेंगे। इनको समस्या होती है भी कांग्रेस से बोलेंगे। अब कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस जाके बोलेगा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय या गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल अगर नहीं सुनता है, देखो बात, कहां कहां गैस बन रही है गवर्नर जनरल को पता चल जाएगा ना, कहां का विद्रोह होने वाला है, एक फायदा हो गया। दूसरा, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये लोग इन्हीं के खिलाफ जाएंगे ना। जैसा मान लीजिए कि अगर देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सांसद के खिलाफ जाएंगे ना, सांसद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर रहे हो, पूरे भारत में हो रहा है, हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। तो यहाँ कांग्रेस के जो सदस्य होंगे उन्हीं के ऊपर ठिकरा फूटेगा। अगर कभी ज्यादा इधर गैस हुआ तो फटेगा सेफ्टी वाल्व, कुकर बच जाएगा। लेकिन कांग्रेस वालों ने कैसे यूज कर लिया, तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है भाई, एक घर है हमारा, घर है हमारा, अब यहाँ पे लोग लगाते हैं ऐसे वायर करके और ले जाकर अर्थिंग दे देते हैं नीचे, ये छत है हमारा, इसे कहते तड़ित चालक। ऊपर से बिजली गिर गई, बिजली गिरी घर पे, घर को क्या हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए बिजली गिरी तो। लेकिन होता क्या है, ये तड़ित चालक तुरंत बिजली को एब्जॉर्ब करता है और ला करके धरती में समा देता है, बात खत्म, घर पे कोई उरेब नहीं आया। कहने का मतलब है कि ये हमारा देश है पूरा। ठीक है, जब भी मान लो ये उड़ीसा में कुछ हुआ, लोग लेके जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सेना और फायरिंग कर किसानों को मार देते थे। कर्नाटक में हुआ, केरल में हुआ, वहां भी सेना ले गए और किसानों को मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। केरल में मार देगा, बिहार वालों को कोई मतलब नहीं, बिहार में मार दिया, यूपी वालों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या था, अगर बिहार में भी गोली चलाओगे कांग्रेस साथ में है, और कांग्रेस है तो पूरा देश साथ में है। अगर केरला में ले जाकर गोली चलाओगे तब भी बिहार साथ में है, यूपी साथ में है, अर्थात कांग्रेस साथ में है। तो ये तड़ित चालक हो गया, पूरे देश में कहीं शोषण न हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई, कांग्रेस की। बात समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट था, इसको हम समझा दिए। आगे चलते हैं। अब स्थापना तो हो गया, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, चलो एक बार रिवीजन करते हैं। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। कहाँ पे हुआ, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कब हुआ, 27 दिसंबर 1885 को। कहाँ होने वाला था, पुणे में। क्यों नहीं हुआ, प्लेग फैल जाने के कारण। ठीक है, अध्यक्षता कौन किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन सेक्रेटरी हुए, एओ ह्यूम। ठीक है, ये किसके दिमाग की उपज थी, एओ ह्यूम के दिमाग की उपज थी। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, 1885 में। क्लियर हुआ? अब चलते हैं, लॉर्ड डफरिन तो चुप था कि भाई एओ ह्यूम बोले हैं कि आप चुप रहिएगा, पार्टी हम बना रहे हैं। लेकिन इस अधिवेशन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनका एओ ह्यूम से तो बनता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्स ICS ऑफिसर थे, मतलब आज के IAS ऑफिसर थे, बंगाल के थे। इनका बनता तो था उनसे, किससे, एओ ह्यूम से, लेकिन डफरिन से बड़ा चिढ़े रहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपना एक पार्टी बनाए थे, इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कांग्रेस के स्थापना के समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, इंडियन एसोसिएशन थी। कौन थी, इंडियन एसोसिएशन थी। कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया कांग्रेस में।
विलय किसमें कर दिया गया? कांग्रेस में। ये किसकी पार्टी थी? सुरेंद्र बनर्जी की थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी भी एक बंगाली व्यक्ति थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी एक बंगाली व्यक्ति थे। पहला अधिवेशन हो गया। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नहीं थे? दादा बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो अपनी पार्टी जो थी इंडियन एसोसिएशन, उसका सम्मेलन वो कर रहे थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। तब कहा गया, ये यूं बोला कि भाई दूसरा अधिवेशन, पहला से मुंबई में हो गया, दूसरा कहाँ ले चलो? सुरेंद्र बनर्जी के घर पे ले चलो, वहां पे हम लोग मनाएंगे। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि 1885 में भारत की राजधानी कहाँ थी? 1885 में भारत की राजधानी कहाँ थी? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 1886 की बात आती है, अगला अधिवेशन। तो ये ह्यूम कहता है कि एक काम करो, ले चलो कलकत्ता। कहाँ ले चलते हैं? कलकत्ता। कहाँ के थे? सुरेंद्र बनर्जी कलकत्ता के थे। तो कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन लेके चला जाया गया और कलकत्ता में द्वितीय अधिवेशन हुआ। सेकेंड अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता। किसको मनाना था? सुरेंद्र बनर्जी को। लेकिन कलकत्ता में बैठे थे लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन चूंकि पक्ष में थे एओयूम के, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले जितने आ रहे हैं सबको हमारी तरफ से आज गार्डन पार्टी। तो पूछा जाता है कौन सी पार्टी दिया गया था? गार्डन पार्टी। गार्डन मतलब डफरिन का बगीचा था, उसी में सबको पार्टी दी गई थी, डिनर पार्टी, उसी गार्डन पार्टी नाम दिया गया। सुरेंद्र बनर्जी बोले कि हम उसके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे, हम बंगाली ब्राह्मण हैं, नहीं जाएंगे। ठीक है, मतभेद था, नहीं गए। तो सेकेंड अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में एओयूम के कहने पे, दादा भाई नौरोजी के कहने पे, व्योमेश चंद्र बनर्जी के कहने पे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पार्टी इंडियन एसोसिएशन का मर्ज कर दिया। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कहा जाता है जैसे ही मर्जर हुआ, जैसे ही विलय हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बूम कर गई। बूम का मतलब मान लो हमारे पास 100 सदस्य हैं, आपके पास 1000 हैं, और दोनों लोग मिल गए तो कितने हो गए? 1100। पार्टी क्या कर गई? बूम कर गई। लेकिन अब अंग्रेजों को समझ में आने लगा था कि ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एओयूम कहीं धोखा तो नहीं कर रहा है, इसलिए कि सभी बुद्धिजीवी एक साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपनी बात एकदम ताकत से रखते थे, अब तो प्रॉब्लम होने वाली है। तब लाया गया सैयद अहमद खां को। ये मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान थे, जो बंगाल के नवाबों में से एक थे, सैयद अहमद खां। उनको डफरिन लाया और बोला कि देखो भाई, हमको लग रहा है ना कि ये कांग्रेस जो है वो बड़े लोगों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। समझो, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, हालांकि ये बंगाली ब्राह्मण क्रिश्चियन थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के दिमाग में भर दिया गया सैयद अहमद खां के कि तुम लोग नवाबों के वंशज, और यहाँ पे कोई जज है, कोई वकील है, सब ब्राह्मण ठाकुर भरे हुए हैं, और फॉरवर्ड का ये क्या है? पार्टी है। मान लो कांग्रेस आगे बढ़ती है और हम लोग इसको स्वराज दे देते हैं, कुछ अधिकार दे देते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? राजा तुमको बनना चाहिए। सैयद अहमद खान, बात तो सही है, तो हमको क्या करना चाहिए? और तो तुम मुसलमानों को लेकर के एक अलग पार्टी बनाओ। अब सैयद अहमद खान वहां से विरोध में उतरे और जाकर के गांव गांव मुसलमानों से कहने लगे, देख रहे हो कांग्रेस को, ये पार्टी फॉरवर्ड पार्टी है, यहां बड़े बड़े लोग हैं, गांव के लोग नहीं हैं। तुरंत कांग्रेसियों को समझ में आया और ये लोग बोले कि एक काम करो, तीसरा अधिवेशन ले चलो। कहां पे? गांव में करा दिया जाए। और तीसरा अधिवेशन मद्रास के गांव में लेके चले गए लोग, और गांव में जब मद्रास दक्षिण भारत में मुसलमानों का मतलब एरिया उसमें ज्यादा था, क्रिश्चियनों का एरिया ज्यादा था, जैसे ही लेके गए लोग वहां पे, फिर से दिमाग चला गया और कहा गया एक काम करो, किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का। और पहली बार कोई मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, जिसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। अब तीसरा अधिवेशन हो गया यहाँ पे, थर्ड अधिवेशन। थर्ड अधिवेशन में कौन बन गया अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ अधिवेशन हुआ था तीसरा वाला? मद्रास में, मद्रास में, देहात में। और बदरुद्दीन तैयब जी को जब बनाया गया और इनसे कहा गया कि एक काम करो, इस अधिवेशन को इतना सफल बना दो तुम कि एक रिकॉर्ड स्थापित हो जाए, कोई मुसलमान नेतृत्व कर सकता है। बदरुद्दीन तैयब जी को कहा था, गांव गांव में घूम घूम के लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा किए कि भाई तुम कैसे मान रहे हो सैयद अहमद खां की बात?
कि यहाँ मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं है, हम अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तुम लोग सदस्य बनो, सभी कांग्रेसी बनो, इसका नारा दिया गया। और कहा जाता है कि मद्रास अधिवेशन में अचानक कांग्रेस बूम कर गई, अर्थात यहां संख्या 10,000 से ऊपर पहुंच गया तीसरे अधिवेशन में। अब डफरिन और डरने लगा कि ये तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है सब। तब क्या किया गया, जो अंग्रेज थे वो विरोध करना स्टार्ट कर दिए और कहे कि अब चौथा अधिवेशन हम होने नहीं देंगे, चौथा अधिवेशन नहीं होने देंगे। अब ये लोग सोचे कि भाई हम कहाँ कहाँ कर लिए, मुंबई कर लिए, मान लो कि ये भारत हो गया तो हम मुंबई कर लिए, मुंबई कर लिए, कलकत्ता कर लिए, मद्रास कर लिए, अब इधर आ जाए, यूपी वाले क्षेत्र में आ जाए, पूरा घूम लिया जाए। तो यूपी में आए तो बनारस के राजा उतर गए विरोध में, हम नहीं होने देंगे बनारस वाले क्षेत्र में। अंग्रेज उतर गए विरोध में कि हम नहीं होने देंगे कहीं पे। तो कहा जाता है कि दरभंगा के महाराज ने इलाहाबाद में एक जगह खरीद ली, पूरा क्षेत्र, और खरीद करके बोला कि यहां पे तुम अधिवेशन कर लो। और इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है। कहां पे, इलाहाबाद में फोर्थ अधिवेशन, इलाहाबाद में। और अंग्रेज विरोध कर रहे थे ना, तो कहा गया इस बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता हम किसी अंग्रेज को ही दे देते हैं, और जॉर्ज यूल को दे दिया गया। किसको दिया गया, जॉर्ज यूल। और ये 4 अधिवेशन एकदम जबरदस्त तरीके से रख लीजिएगा। 4 अधिवेशन पूछता है, बीपीएससी है ना, दरभंगा महाराज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि दरभंगा महाराज ही एक ऐसे महाराज हैं जो कि हमेशा कांग्रेस का साथ दिए हैं। ठीक है, दरभंगा महाराज हमेशा साथ दिए। बनारस के राजा इसने विरोध किए थे इलाहाबाद में होने के लिए, लेकिन इलाहाबाद में दरभंगा महाराज खरीद करके क्षेत्र पूरा दे दिए, किसको, कांग्रेस को दे दिए। तो 4 अधिवेशन याद रखिएगा। पहला अधिवेशन कहां हुआ, मुंबई में। कब, 27 दिसंबर 1850 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। कहां पे, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कितने सदस्य शामिल हुए, 72। अध्यक्षता किसने की, बिमल चंद्र बनर्जी। कौन गवर्नर जनरल था या वायसराय था, डफरिन था। सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए, ये वो ह्यूम होते हैं। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहां लाया गया, कलकत्ता। क्यों, सुरेंद्र बनर्जी का घर था और इंडियन एसोसिएशन उनकी पार्टी थी, उसका मर्जर करना था इसमें, तो कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता में लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दे दी सबको, सुरेंद्र बनर्जी नहीं गए, और वहां पे सुरेंद्र बनर्जी की पार्टी इंडियन एसोसिएशन को मर्ज किया गया। बीपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, इंडियन एसोसिएशन। किसकी पार्टी, सुरेंद्र बनर्जी की पार्टी। तीसरे अधिवेशन की बात हुई तो इसमें यह अफवाह फैला दिया गया था कि यह बड़े लोगों की पार्टी है, जज, कलेक्टर और फॉरवर्ड लोगों की, ब्राह्मण क्षत्रियों की पार्टी है, तो इसको मतलब ये निम्न वर्ग को अपने साथ नहीं ले पाती है, और सैयद अहमद खां को इसके विरोध में डाल दिया गया। इसीलिए इसको कहा गया कि इस बार अधिवेशन की अध्यक्षता किसको दी जाएगी। अच्छा, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता कौन है, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इनसे क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नोट कर लीजिए। कब हो गए, 86 में, 1886 में अधिवेशन की अध्यक्षता, फिर 1893 में किए थे, फिर 1906 में किए थे, 3 बार अध्यक्षता किए थे। नोट कर लीजिए रिमार्क में, 3 बार अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ये पारसी थे। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुने जाने वाले प्रथम सांसद थे कौन, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन में जाके इलेक्शन जीत गए थे उस समय जब हम अंग्रेजों के अधिकार में थे। कैसे कैसे लोग अपने यहाँ हुए हैं, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त विद्वान। इनसे कहा था कि 1 घंटा पढ़ा दीजिए ऑक्सफोर्ड में, हमारे यहाँ कैम्ब्रिज में 1-1 घंटा पढ़ाने के लिए लोग रिक्वेस्ट करते थे। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्तित्व थे। 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता, 1886 कहाँ हुआ, कलकत्ता में, 93, 1906। क्लियर है। चलिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम सब बताएंगे। तीसरे अधिवेशन होता है कहाँ पे, मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी को जिम्मेदारी दे दी गई और गांव गांव से मुसलमानों को ला करके कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया, और अचानक 10,000 से ऊपर संख्या हो गई इसमें। अब अंग्रेज विरोध में आ गए और बनारस के राजा विरोध में आ गए, यूपी में नहीं होने देंगे। दरभंगा के राजा महाराज बोले कि हम इलाहाबाद में खरीद लिए क्षेत्र और दे दिए कांग्रेस को, और कांग्रेस के में से ही जॉर्ज यूल को बना दिया गया, किसको, अंग्रेजों में से अध्यक्ष बना दिया गया चौथे अधिवेशन का। 4 अधिवेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से कितने कितने चरण में हम लोग का कितने कितने चरण में आंदोलन चला है। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, क्रांतिकारी चरण, गांधीवादी चरण। 4 चरण में तोड़ के हम बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वह कितने चरणों में चला। तो कांग्रेस के आने के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होता है और वह 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण जो होगा उसे कहेंगे उदारवादी।
उसके बाद आएगा, उसको कहेंगे उग्रवादी। अच्छा, ये उग्रवादी शब्द जो लगा है ना, थोड़ा सा अटपटा लगता है हमको भी, लेकिन ये अंग्रेज इतिहास लिख के चले गए, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चरण को देख लेते हैं, एक एक चरण को। तो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को चरणों में बांट देते हैं। ये कौन सा था? उदारवादी, उदारवादी चरण। कब से कब तक माना जाता है? 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण। उसके बाद आएगा उग्रवादी, उग्रवादी चरण। ये कब से कब तक? 1905 से 1920 तक। ठीक है, 1920 तक। उसके बाद आएगा गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण 1920 से 1947 तक। ठीक है, अब इन्हीं लोगों के बीच में दो चरण आएगा, क्रांतिकारी चरण, क्रांतिकारी चरण प्रथम, और यहां पे आएगा इनके बीच में क्रांतिकारी चरण सेकेंड। क्रांतिकारी चरण प्रथम और क्रांतिकारी चरण सेकेंड। ठीक है, क्रांतिकारी चरण प्रथम में अरविंदो घोष वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे, और क्रांतिकारी चरण द्वितीय में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारी चरण द्वितीय में पढ़ेंगे। उदारवादी चरण में हम लोग देखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, भीमेश चंद्र बनर्जी, इन लोगों का चरण जो था 1905 तक उदारवादी चरण था। उग्रवादी चरण जो था ये लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बाल पाल कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नोट कर लीजिएगा, टाइम नहीं है कि इतना नोट करते जाएं। ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। इनका उग्रवादी चरण था, एक्सट्रीमिस्ट थे ये लोग। और गांधीवादी चरण 1920 से लेकर 1947 तक था, जिसमें हम लोग सारे आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो हम लोग ये वाला जो मतलब पोर्शन है इसको पढ़ेंगे। उसके पहले हम सोच रहे हैं कि जैसे पूरा इतिहास पढ़ा करके और उसके बाद से जो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन गवर्नर जनरल क्या किया, उसको एक साथ समराइज करने पे बोर हो जाते हैं आप लोग। तो हम सोच रहे हैं हर वीडियो में 2 से 3 गवर्नर जनरल को समाहित कर लें। कैसा लगा? सही है? स्टार्ट किया जाए। चलिए 2-3 गवर्नर को हेडिंग डाल लीजिए। पहला गवर्नर हेडिंग है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये मिटा देते हैं, हेडिंग डाल लीजिए साथ में, और आप रिवीजन भी होता जाएगा। हम उसी गवर्नर जनरल को पढ़ाएंगे जो गवर्नर जनरल पीछे जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1829 वाला सती प्रथा का जो अंत किया था वही है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ये कौन है? हड़प नीति वाले, कल के वीडियो में जिनके बारे में बताए थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड हार्डिंग, उनके पहले वाले एक ही बस ये काम किए थे कि नरबली प्रथा पर रोक लगा दिए थे, इनको पढ़ेंगे। लॉर्ड डफरिन, इनको पढ़ लेंगे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। और चार्ल्स मेटकाफ, इनको पढ़ लेंगे इसलिए कि प्रेस के मुक्तिदाता हैं। चलिए तो पहला हेडिंग डालिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये कौन कौन सा काम किए थे? सबसे पहले तो देख लें कब आए थे। तो 1828 में आए थे और 35 तक रहे थे। 1828 में आए थे और 35 तक रहे थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का क्या कर दिए थे? अंत कर दिए थे। उसके बाद क्या किए थे? दास प्रथा का। अच्छा, ये पूछेगा क्वेश्चन कि दास प्रथा का अंत किसने किया, तो आपका ऑप्शन अगर रहेगा लॉर्ड एलन बरो, तो मारोगे कौन सा? लॉर्ड एलन बरो, एलन बरो। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो मारोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना, इसलिए कि दास प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, आंशिक रूप से कम कर पाए। कौन खत्म किया बढ़िया से? लॉर्ड एलन बरो। लेकिन सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, और क्या किया इसने? ठगी प्रथा का अंत किया सर, ठगी प्रथा।
लेकिन सर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप पीछे पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि स्लीमन, कैप्टन स्लीमन किए थे। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ही स्लीमन को नियुक्त किए थे। किसको नियुक्त किए थे? कैप्टन स्लीमन की ठगी प्रथा का अंत करो। कहा था कि स्लीमन ने लगभग 1500 ठगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया और कई को फांसी की सजा दे दी। अब ठग डर गए और ठगी प्रथा का अंत हुआ। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा, अगर नहीं है और कैप्टन स्लीमन है तो कैप्टन स्लीमन होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके समय में आया था 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो आज तक बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो हम लोग इसको अगर बांट दें 1828 से लेकर के, देखो दो बार, 1828 से 1833 तक ये क्या रहे थे? बंगाल गवर्नर रहे थे। अब 1833 से 35 तक क्या रहे? भारत के गवर्नर रहे। भारत गवर्नर, क्लियर है? भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये प्रावधान हो गया। अब इन्होंने एक आंग्ल प्राच्य विवाद था, उसका सॉल्यूशन निकाला। अब ये क्या था? देखिए आंग्ल मतलब होता है अंग्रेजी, इंग्लैंड। प्राच्य मतलब होता है प्राचीन भाषा अर्थात संस्कृत या लोकल भाषा। तो इस पे डिबेट चल रहा था। आपको बताए थे हम संविधान वाले क्लास में कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार भारत की शिक्षा पर पैसा खर्च करने का प्रावधान किया गया और शिक्षा पर 1 लाख रुपया दिया गया। लेकिन 1833 तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था। कारण यही डिबेट चल रहा था कि किस भाषा में पढ़ाया जाए। अंग्रेजी में पढ़ाया, अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेजी में पढ़ाओ। और कुछ लोग कहते भाई यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा, उसमें पढ़ाओ। अंग्रेज कह रहे थे नहीं, हम लोग को अंग्रेज पैदा करना है, भारतीय वेशभूषा में अंग्रेज, तो अंग्रेजी में पढ़ाना है। और यही डिबेट चल रहा था। इसका समाधान लॉर्ड विलियम बेंटिक निकाल दिया और क्या कर दिया? विवाद को खत्म करते हुए कहा कि अंग्रेजी माध्यम होगा, अंग्रेजी माध्यम में अब शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। तो इतना सब क्वेश्चन लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूछता है। दूसरा देखते हैं मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम है इनका? चार्ल्स मेटकॉफ। इनका बस एक ही चीज है, याद रखिए, प्रेस के मुक्तिदाता। प्रेस के मुक्तिदाता मतलब जो प्रेस था ना, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर के वो किस आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता दी गई है? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस आर्टिकल के तहत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, बोलने का बताइएगा। तो यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पे जितने प्रतिबंध लगे थे सब कुछ हटा दिया। तो इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ क्या कहते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, ये मेटकॉफ कब आया था? 1835 से 36 तक रहा था, बहुत कम रहा था, मतलब बेंटिक के बाद आया था। अब आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 44 से लेकर के लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर के डलहौजी के आने तक यहीं रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया था? नर बलि प्रथा पर रोक लगा दिया था। क्या किया था? रोक लगाया था। ये नर बलि प्रथा, हम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव कराए उसमें इसका डिबेट किए हैं। कहाँ पे? जो ये हमारा प्यारा भारत है इसके पूर्वी घाट की तरफ इधर चल रहा था, मतलब मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, इस साइड में खोंड जनजाति थी। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति। ये इंसानों को पकड़ती थी और अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दे देती थी। इसे कहते थे नरबलि प्रथा। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये किए थे। इसके बाद आते हैं हम लोग 48 में आने वाले व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी। ये मिटा देते हैं, मिटा देना, नोट करना है, नोट कर लीजिए, मिटा देते, हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी, जिस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट हैं उसी प्रकार से लॉर्ड डलहौजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं डलहौजी, डलहौजी। ठीक है जी, डलहौजी। तो डलहौजी का नाम आते ही हमारे दिमाग में घूम जाता है हड़प नीति। इसी को कहते थे व्यापगत नीति, व्यापगत नीति। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
इसको हम 57वीं क्रांति में समझा दिए हैं, थोड़ा समझा देते हैं। इस हड़प नीति के तहत कहा गया कि जिसके पास कोई बच्चा नहीं होगा जिस राजा के पास, उस राजा को हम क्या कर लेंगे, दत्तक पुत्र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। ये थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। कब से कब तक रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट है। 1848 से लेकर के और 56 तक रहे थे। 56 में चले गए, बीज ऐसा बो के गए कि 1857 में क्रांति हो गई। ठीक है, इन्हीं के समय आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच इसी को कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भाई टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो ना, ये भी याद रखना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, वुड डिस्पैच को। क्यों, इसलिए कि ये जो कमेटी बनाई गई थी शिक्षा पे कैसे सुधार किया जाए, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, और इन्हीं के नाम पे दिया गया वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कौन गवर्नर थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ही अपने समय में 1853 में मुंबई से थाने तक, कहां से कहां तक, मुंबई से थाने तक क्या चलवाए, रेल। मतलब रेल गाड़ी चलवाने का श्रेय किसको जाता है, डलहौजी को जाता है। और क्या किए, डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट। और क्या किया, तार व्यवस्था। तार व्यवस्था क्या था भाई, अभी क्या होता है कि जैसे लेटर आता था पहले, और चिट्ठी जैसे ही आएगा लोग पढ़ेंगे उसको, स्पीड पोस्ट आएगा मतलब और जल्दी था, और तार आने का मतलब कोई ना कोई मर गया। हमको याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो एक बार गांव में बहुत लोग रोने लगे, अचानक दौड़ने लगे गांव के बाहर। हम लोग भी दौड़ गए थे, लाइट तो था नहीं, अंधेरा हर जगह, क्या हुआ है क्या हुआ है, तार आया है तार आया है। और उसके घर वाले रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, क्यों तार आया है। तार आने का मतलब ये था कि कोई ना कोई मर गया। तार का मतलब हो गया कि एकदम तेज से आज डालो कल पहुंचेगा 24 घंटे में, द्रुतगामी व्यवस्था। द्रुत मतलब होता है तेजी से। ये तार व्यवस्था का जनक कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। डाक टिकट जारी करवाया लॉर्ड डलहौजी, मुंबई से थाने तक ट्रेन चलवाया लॉर्ड डलहौजी, मतलब बहुत सारा काम किया है। अब आते हैं देखते हैं कि यह हड़प नीति के तहत क्या क्या किया था। तो देखिए हड़प नीति के तहत 2 काम किया, यहाँ दिखाई दे रहा है ना जी। एक तो युद्ध किया, तो युद्ध से किसको किसको जीत लिया, पहला सिक्किम को। अच्छा सर सिक्किम हमारा नहीं था ना, हमारा नहीं था, कौन जीत लिया, डलहौजी। 1850 में काम तो कुछ बढ़िया किया है सर हमारे लिए भी, नहीं तो सिक्किम आज अलग होता, लेकिन सिक्किम अलग था, हम लोग बताएंगे, संविधान में पढ़ाए भी हैं सिक्किम। उसके बाद से पंजाब को, पंजाब कब, 1852 सिक्किम को ले लिया, पंजाब को ले लिया, ठीक है। उसके बाद से अब देखते हैं ये युद्ध के द्वारा लिया है, युद्ध के द्वारा। अब हड़प नीति के तहत किसको ले लिया है, हड़प नीति के तहत सतारा, सतारा, जैतपुर, जैतपुर, नागपुर, झांसी, झांसी, अवध, अवध। हड़प नीति के तहत सबसे पहला शासक राज्य कौन था जो आया, सतारा, कब, 48 में। सबसे अंतिम कौन था, अवध था, कब, 56 में, ठीक है, 56 में। तो ये हो गया हमारा डलहौजी के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, बेंटिक के बारे में पढ़ लिए, चार्ल्स मेटकाफ के बारे में पढ़ लिए, डफरी, ये क्या नाम है उनका, हार्डिंग के बारे में पढ़ लिए, डलहौजी के बारे में पढ़ लिए। अब डफरिन के बारे में क्या पढ़ना है, डफरिन के बारे में बता दिए। डफरिन कौन था, भारत का वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारा कंटेंट दिए हैं, आप लोग इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए और जम कर रगड़ते रहिए, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहिए अगर संभव हो तो। और आप लोग कहेंगे तो पूरा सेट हम लेकर आएंगे पेपर का, प्राइमरी लेवल का, और नहीं कहेंगे तो जो पढ़ा रहे हैं इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 20-20 करके डालेंगे। जैसा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया जितने प्रश्न हैं उसको अलग से डालें, या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें, जैसे 1857 क्रांति कल पढ़ाए हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव आज डाल दें, ये आज पढ़ा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव कल डाल दें। जैसा हो आप कहिए, जैसा आप लोग सुविधा हो कमेंट कीजिए, वैसा ही हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए।